नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी दो साथी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आज सुनिए दो साथी। आनंद और विनय दोनों बचपन के साथी थे। प्राइमरी पाठशाला से लेकर हाई स्कूल तक दोनों ने साथ साथ पढ़ा था। अब साथ ही साथ दोनों कॉलेज में आए थे। दोनों में गाढ़ी मैत्री थी, परंतु साथ ही साथ विचार विभिन्नता भी काफ़ी मात्रा में थी। दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। आनंद पूर्व तो विनय पश्चिम। आनंद अपने नाम के अनुरूप ही आनंद प्रिय था। स्वभाव से वह उदार, शाह खर्च, प्रेमी, मिलनसार और कुछ कुछ अभिमानी था। रुपयों का उसके पास कोई मूल्य नहीं था। जिस दिन घर से मनी आर्डर आता उस दिन से लगातार वह तब तक खर्च करता जब तक उसके पैसे चुक न जाते। वह बराबर दोस्तों की खातिर तवज्जो करता और इसमें बहुत सा रुपया व्यर्थ उठ जाता। उसे इसकी याद ही न रहती कि कॉलेज की फीस भी देनी है अथवा और भी दूसरे खर्च हैं जो महीने भर तक लगेंगे। दूसरे विद्यार्थियों से दूने रुपए आने पर भी उसके ऊपर हर महीने होटल वाले और पान वाले की उधारी चढ़ी रहती थी। उसके साथ उठने बैठने वाले लड़कों में से एक भी ऐसा न था जिस पर आनंद ने कुछ न कुछ कभी न कभी खर्च न किया हो। इसके विपरीत विनय मितभाषी, संयमी, कम खर्च और सीधे स्वभाव का था। वह बोलता कम लेकिन अनुभव अधिक करता था। फूंक फूंक कर पैर रखने की उसकी आदत थी। उसके पास इन्ने गिने पैसे आते थे जिनसे पूरा खर्च चलाना पड़ता था। किसी एक का पैसा भी उस पर उधार न था। 1000 तकलीफ होने पर भी वह एक पैसा तक उधार न लेता था। उसके मित्रों की संख्या भी सीमित थी। बीए पास होने पर दोनों को भविष्य की चिंता थी। अंत में 2 वर्ष तक और साथ रहेंगे, इस आशा के सहारे एक दिन दोनों ने लॉ कॉलेज में नाम लिखाया। लॉ कॉलेज के प्रोफेसर डे की लड़की मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। गणित में वह कुछ कमज़ोर थी। एक ट्यूटर की आवश्यकता थी। विनय गणित का एक मेधावी विद्यार्थी रह चुका था, अतएव उसे यह ट्यूशन मिल गई। कुछ समय बाद उसे 2 विद्यार्थी गणित पढ़ाने को और मिल गए। उसे 40,000 रुपये माहवार मिलने लगे। प्रोफेसर डे की पत्नी क्रिश्चियन थी। पति पत्नी दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन न किया था। प्रोफेसर डे बंगाली हिंदू ही रहे। वे मूर्ति पूजा करके रोज नियम से कृष्ण की उपासना करते और उनकी पत्नी इतवार को गिरजे जाती थी। उनकी लड़की मीरा का झुकाव हिंदू धर्म की ओर था। माँ उसे मेरी और पिता उसे मीरा कहते थे। मीरा पिता की तरह मूर्ति उपासना करती और उसके 2 छोटे भाई माँ के साथ गिरजे जाते थे। मीरा का झुकाव हिंदू धर्म की ओर देखकर उसकी माँ प्रायः कुपित रहती थी। उसे गंवार, बेवकूफ़ इत्यादि संबोधन से पुकारा करती थी। माँ बेटी दोनों में बहुत अंतर था। माँ साया पहनती तो बेटी साड़ी। माँ के बाल अंग्रेजी ढंग से कटे थे। मीरा के बाल लंबे लंबे लहराया करते थे। मीरा को पिता से ही संपूर्ण आदर, दुलार और प्यार मिलता था। माँ उसे बिल्कुल न चाहती थी। मीरा जब कभी बाहर निकलती थी तो पिता के साथ, माँ के साथ वह कहीं भी न जाती। पूर्ण रूप से वह हिंदू थी। मीरा अपने मास्टर से गणित के अलावा उनके धर्म, संस्कृत और आचार विचार की बहुत सी बातें पूछती और उन्हीं के अनुसार अपने दैनिक जीवन को बनाकर आदर्श हिंदू रमणी कहलाने का मधुर स्वप्न देखा करती थी। ईसाई माँ की बेटी होकर भी हिंदू धर्म के प्रति मीरा की आसक्ति और श्रद्धा देखकर विनय किस दिन से उसे चाहने लगा। किस दिन चुपके ही चुपके इस भोली भाली नन्ही सी पवित्र आत्मा ने विनय के हृदय में अपने लिए स्थान बना लिया। विनय ने यह कभी न जाना और न जानने का उसने प्रयत्न किया। गुरु और शिष्य के भाव से ही वे एक दूसरे को देखते थे, किंतु इस जिज्ञासु बालिका के प्रति विनय के हृदय में जो आदर और स्नेह के भाव अंकुरित हो गए थे, उन्हें वह छिपा न सकता था।
प्रायः आनंद से एकांत में बात करते समय इस परिवार की चर्चा होती और उस बातचीत के अंदर से चतुर आनंद यह तथ्य निकाल लेता कि अपने शिष्या के प्रति विनय कितने ऊंचे और प्रेम के भाव रखता है। धीरे धीरे आनंद के हृदय में इस लड़की को देखने की प्रबल उत्कंठा जाग पड़ी। पहले तो उसने उस उत्कंठा को दबाने का प्रयत्न किया, फिर उसने सोचा कि एक बार देखने या मिलने में कोई पाप तो है नहीं। उसने अपनी इच्छा विनय पर प्रकट की। दोनों मित्रों की राय थी कि देखने लायक वस्तु को देखने में कोई हर्ज नहीं, हर्ज न देखने में ही है। शाम को जब विनय पढ़ाने जा रहा था तब आनंद उसके साथ था। प्रोफेसर डे कहीं गए हुए थे। बाहरी बरामदे में मिसेस डे से इन लोगों की मुलाकात हुई। विनय परिचय करा रहा था। उसी समय मीरा भी वहां पहुंची। कुछ गर्व के साथ उसने कहा, आप मीरा देवी हैं जिन्हें मैं गणित पढ़ाता हूँ। मीरा चुप खड़ी रही। किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बात करने में संकोच हो रहा था। मिसेस डे ने पुत्री की ओर देखते हुए भर्त्सना के स्वर में कहा, मैरी, मिस्टर आनंद से शेक हैंड करो। साधारण शिष्टाचार का भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। एक क्षण माता की ओर देखकर मीरा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आनंद से कहा, नमस्ते। नमस्ते उत्तर मिला। क्षण भर मीरा ने आनंद को देखा और अपनी अध्ययनशाला की ओर चल पड़ी। विनय के चले जाने के पश्चात आनंद और मिसेस डे में वार्तालाप होने लगा। 1 घंटे के बाद मीरा को पढ़ाकर विनय बरामदे में आया तो उसने देखा आनंद और मिसेस डे इस प्रकार घुल मिलकर बातें कर रहे थे मानो बरसों से एक दूसरे से परिचित हैं। वैसे आनंद का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि वह लोगों से बड़ी जल्दी हिल मिल जाता था। विशेषकर स्त्रियां तो उसके प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाती थीं। वह स्त्रियों के प्रति इतना आदर, इतनी श्रद्धा और इतना सम्मान प्रदर्शित करता कि पहली मुलाकात में ही हर एक मिलने जुलने वाली स्त्री उसे आदर्श पुरुष की श्रेणी में स्थान दे देती थी। इन पिछले 6 महीने में विनय और मिसेस डे में सिवाय नमस्ते के और किसी शब्द का विनिमय न हुआ था। पर आनंद ने एक ही दिन में अपना प्रभाव इतना अधिक कर लिया कि जब दोनों उठकर चलने लगे तब मिसेस डे ने उसे दूसरे दिन आमंत्रित किया। आनंद ने गर्व भरी आंखों से विनय की ओर देखा। विनय मुस्कुरा दिया। कुछ दूर तक आने के बाद आनंद विनय से बोला, मूर्ख राज, 6 महीने तक आकर भी तुम मास्टर के मास्टर ही रहे और बंदे ने एक ही दिन में मित्रता का नाता जोड़ लिया। बधाई देता हूँ तुम्हें। मैं तो मास्टर की सीमा से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। विनय ने हंसकर कहा, सीमा से आगे बढ़ने के लिए जौहर चाहिए, जौहर, क्या समझे? उस जौहर की न मुझे आवश्यकता है और न कभी आ ही सकेगा। दृढ़ निश्चय से हंसते हुए विनय ने उत्तर दिया। मीरा मैट्रिक पास हो गई। अब पिता की इच्छानुसार विनय से संस्कृत पढ़ने लगी। आनंद भी डे परिवार का एक व्यक्ति सा हो गया है। विनय का अधिक समय इस परिवार के साथ बीतता है। परिवार के छोटे से लेकर बड़े तक का वह प्रेम पात्र हो गया है। बिना पढ़ाए भी प्रोफेसर डे के यहाँ विनय का अधिकांश समय बीतता है। मिस्टर डे का विनय पर बहुत स्नेह है। वे उसे अपने पास बुलाकर उससे बातें करते हैं और कभी कभी उनके हृदय का गहरा विषाद और असंतोष एक दीर्घ निश्वास के साथ बाहर निकल पड़ने को मचल उठता है। मीरा की प्रशंसा बहुत करते हैं और साथ ही उसके भविष्य की चिंता में एक गहरी सांस भी छूट जाती है। बात ही बात में एक दिन उन्होंने मीरा के विवाह के बारे में कहा, तुम जानते हो विनय, मीरा की माँ क्रिश्चियन है, किंतु मेरी लड़की मीरा नहीं। मैं मीरा का विवाह हिंदू युवक से करना चाहता हूँ। लड़का पढ़ा लिखा, ऊंचे विचार वाला, स्वस्थ और सुंदर हो। धन की मुझे परवाह नहीं। मेरे पास यथेष्ट संपत्ति है जिसमें से आधी मैं अपनी लड़की को दूंगा। प्रोफेसर डे की आंतरिक इच्छा विनय से ही मीरा का विवाह करने की थी। इस प्रकार परोक्ष रूप से प्रस्ताव करके उन्होंने विनय के हृदय की थाह लेनी चाहिए। विनय असमंजस में पड़ गया।
उसने सरलतापूर्वक विश्वास दिलाते हुए कहा, आप चिंता न कीजिए, मीरा के लिए मैं 2-3 दिन में ही आपकी इच्छानुसार सुयोग्य वर ढूंढकर बतलाऊंगा। विनय विचारों में डूबता उतराता चला जा रहा था। उसने निश्चय किया वह स्वयं मीरा से विवाह कर लेगा। वह मीरा को अच्छी तरह जानता था और उसे यह भी भान होता था कि वह और मीरा एक दूसरे के अधिकाधिक निकट आते जा रहे हैं। उसने सोचा, मुझे मीरा के समान अच्छी लड़की शायद ही मिले। रही बूढ़ी माँ की बात, तो मैं उन्हें सब समझा दूंगा। निश्चय पक्का हो गया। रात को आनंद देर से लौटा। विनय सो गया था। उस दिन सवेरे से ही कुछ ऐसी बातचीत हो गई कि दोनों अलग अलग हुए तो शाम को मिले, वो भी मिसेस डे के मकान पर। जब विनय मीरा को पढ़ाने पहुंचा तब उसकी मानसिक अवस्था ठीक न थी। वह आज मीरा को दूसरे ही भाव से देख रहा था। प्रायः वह सोच में डूबा सा रहता और मीरा के कोई प्रश्न पूछने पर चौंक सा जाता था। पुस्तक उठाते समय अचानक मीरा का हाथ उसके हाथ से छू गया। विनय सिहर उठा। मीरा ने जाना आज मास्टर साहब का पढ़ाने में मन नहीं लग रहा। वह बोली, मास्टर साहब, आज आप किस गहरी चिंता में हैं? रहने दीजिए, कल पढ़ाइएगा। पुस्तकें समेट उसने एक तरफ रख दी। ठीक कहती हो मीरा, सचमुच आज मेरा जी पढ़ाने में नहीं लग रहा है, कल पढ़ाऊंगा। प्रोफेसर साहब हैं क्या? विनय ने पकड़े जाते देखकर कहा। मीरा ने भीतर से आकर पान रखते हुए कहा, पिताजी कहीं गए हैं, अभी आते ही होंगे। विनय एक बार साहस करके मीरा से विवाह के बारे में सम्मति लेना चाहता था, किंतु साहस न कर सका। उसने अनायास ही मीरा से प्रश्न किया, अच्छा मीरा, तुमने भविष्य में अपने लिए क्या निश्चय किया है? अभी मैं क्या निश्चय करूंगी, पिताजी तो हैं, किंतु फिर भी इतना निश्चय है कि मेरी जीवन यात्रा एक हिंदू नारी के उच्चतम आदर्शों को लेकर ही प्रारंभ होगी। विनय ने संतोष की एक सांस ली। प्रोफेसर साहब आए नहीं, देर काफ़ी हो गई थी, अतएव वह चल पड़ा। फाटक पर ही आनंद से उसकी मुलाकात हुई। विनय ने उसे अंदर जाने से रोककर यह कहते हुए कि उसे किसी गूढ़ विषय पर आनंद से परामर्श करना है, घसीटकर अपने साथ ले लिया। दोनों अपने कमरे में जा बैठे। विनय ने कल से लेकर आज तक की सब घटनाएं आनंद को सुना दी और साथ ही मीरा से विवाह करने का अपना निश्चय भी। सारी बात हो जाने पर भी आनंद के मुख से एक भी उत्साहवर्धक शब्द न सुनकर विनय को कम आश्चर्य नहीं हुआ। उसने आनंद की ओर देखा। उसका चेहरा स्याह पड़ा जा रहा था। विनय घबराकर बोला, क्या बात है आनंद, साफ साफ कहो, तुम्हें यह बात पसंद नहीं तो मैं यह विवाह नहीं करूँगा, उन्हें दूसरा वर खोज दूंगा। आनंद उत्तर न दे सका, खाट पर चुपचाप लेट गया। विनय स्टोव जलाकर चाय तैयार करने लगा। चाय पीने के बाद कुछ स्वस्थ होकर आनंद बोला, तुम्हें इस सफलता के लिए बधाई देता हूँ विनय, पर एक बात है, तुमने तो कर्तव्यवश मीरा से विवाह करने का निश्चय किया है, किंतु मुझे मालूम होता है कि मैं मीरा के बिना जी ही नहीं सकूँगा। मैं जो उस परिवार के साथ इतना समय व्यतीत करता हूँ वह मिसेस डे और उनके बच्चों के लिए नहीं, मीरा का आकर्षण मुझे वहाँ रोज खींच ले जाता है। किंतु तुमने मुझसे यह बात तो कभी ना कहा। कैसे कहता, अपनी दुर्बलता प्रकट करने में तो कभी कभी संकोच होता है। फिर तुम क्या चाहते थे, आखिर मीरा को कैसे प्राप्त करते? विनय ने प्रश्न किया। पहले तो उसके माता पिता के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखता। यदि वे नहीं मानते तो मीरा को जबरन अपने साथ भाग चलने को तैयार करता। क्या तुम आशा करते हो कि मीरा तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार होगी? कभी उससे प्रेम दर्शाया है? विनय ने जरा तेज होते हुए पूछा। प्रेम दर्शाने के लिए कभी अवसर ही न मिला। पर अब इन बातों को जाने दो। मीरा के साथ तुम सुखी रहो विनय, यही मेरी कामना है। पर तुम्हें दुखी बनाकर मैं सुखी न रह सकूंगा। तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, विनय ने अधीर होते हुए कहा।
अब उपाय ही क्या है? आनंद कह उठा। घबराओ नहीं आनंद, उपाय है। मीरा के पिता से अभी मैंने कुछ नहीं कहा है, उन्हें तुम्हारा नाम सुझा दूंगा। कहते हुए विनय ने गहरी सांस ली और पलंग पर लेट गया। सवेरे से विनय ने जिस सोने के संसार की रचना की थी वह एक हल्के से हवा के झोंके से गिरकर मिट्टी में मिल गया। दोनों बड़ी देर तक चुपचाप पड़े रहे। अचानक आनंद उठ बैठा और बोला, नहीं विनय, यह नहीं होगा। यदि तुम मीरा को सचमुच प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे सुख के रास्ते में कांटा ना बनूंगा। विनय गंभीरता से बोला, मीरा को मैं प्यार करता हूँ या नहीं, सवाल यह नहीं है। सच बात यह है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझ में कष्ट सहने की क्षमता है, तुम में नहीं। अंत में यही निश्चय हुआ कि विनय आनंद का नाम प्रोफेसर डे को सुझाएगा। इसके बाद आनंद तो हल्की तबीयत से सो गया। विनय रात भर तड़पता रहा। सुबह चाय के समय दोनों फिर साथ बैठे। विनय के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने आनंद से कहा, आनंद, तुम्हारे लिए मैं मीरा का त्याग करके भी मैं मीरा को सहज ही भुला न सकूंगा। इसलिए उचित यह है कि तुम्हारे विवाह के पहले मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं। जाने से पहले मैं मीरा को कुछ उपहार स्वरूप दे जाऊंगा। उसमें तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कुछ ठहरकर उसने फिर कहा, एक बात और है आनंद, इसे भूलना मत। देखो, मीरा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने उसे कभी किसी तरह का भी कष्ट दिया है तो मैं मित्रता भूल जाऊंगा। तुमसे उसका बदला लिए बिना न रहूंगा। इसे मजाक न समझना, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। किंतु विनय, तुम्हें खोकर क्या मीरा के साथ मैं सुखी रह सकूंगा? तुम्हारा अभाव तो मुझे कदम कदम पर खटकेगा। आनंद के स्वर में भर्राहट थी, पीड़ा का आभास था। कॉलेज के जीवन के बाद तो हमें अलग होना ही पड़ता। इसके लिए हृदय को दुर्बल ना बनाओ, पर एक बार तुम कहो कि मीरा को कभी कष्ट न दोगे। विनय का गला भरा आ रहा था। विनय, मैं मीरा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न होने दूंगा। आनंद आगे कुछ न कह सका, आंखें भर आई थीं। शाम को जाकर विनय ने प्रोफेसर डे से मीरा के लिए आनंद का नाम सुझाया। प्रोफेसर डे के चेहरे पर प्रसन्नता न दिख सकी, जिसकी आशा विनय को थी। साथ ही विनय ने कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी ही लौटकर आ जाऊंगा। विनय वहां से उठकर मीरा के पास गया। मीरा पढ़ने की प्रतीक्षा में बैठी थी। विनय ने अपने आप को संभालते हुए कहा, मीरा, मैं आज भी तुम्हें ना पढ़ा सकूंगा। मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कब लौटूंगा कह नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें ध्यान से पढ़ना और समझना। आवाज़ में एक दर्द था, एक अनुग्रह था। मीरा के सामने किताबों का ढेर लगाकर एक अंगूठी मीरा की उंगली में पहनाते हुए कहा, इसे कभी उंगली से अलग न करना। मैं कहीं भी रहूं, इससे मेरी आत्मा को संतोष होगा। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह तेजी से कमरे से बाहर हो गया। मीरा उठकर आई। वह कुछ पूछना चाहती थी, पर तब तक साइकिल उठाकर विनय बहुत दूर जा चुका था। लौटकर मीरा ने देखा, अंगूठी पर मीरा का नाम खुदा हुआ था और किताबों पर सुंदर सुंदर अक्षरों से विनय की कलम से उसका नाम लिखा था। किताबें ऊंचे दर्जे के भारतीय साहित्य और हिंदू धर्म से संबंध रखने वाली थी। विनय का आज का व्यवहार भोली मीरा समझ ना सकी। यदि एक बार भी वह विनय की ओर आंख उठाकर देखती तो उसके हृदय का प्रचंड विषाद मीरा की समझ में आ जाता। पर मीरा में इतनी समझ कहाँ थी। मीरा इसी चिंता में उदास बैठी थी कि आनंद आ गया। मीरा का जी कुछ हल्का हुआ। उसने सोचा, इनसे विनय के बारे में कुछ जान सकूंगी। आते ही पूछा, क्या आप लोग घर जा रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात अभी नहीं है, कहते हुए आनंद अपनी जगह पर आकर बैठ गया। किसने कहा तुमसे? उसने मीरा से प्रश्न किया। मीरा बेचारी क्या कहती, चुप रह गई। कुछ क्षण बाद बोली, परीक्षा हो गई इसलिए पूछा था।
हम लोग कब जाएंगे यह तो विनय तय करेगा, आनंद ने कहा, और जाने से पहले तुमसे कह जाएंगे। इतना कहकर वह कुछ मुस्कुराया। मीरा आगे कुछ न कह सकी। मिसेस डे ने चाय के लिए सबको बुला लिया। उस दिन आनंद ने बहुत देर तक मिसेस डे के बंगले पर विनय की प्रतीक्षा की। प्रोफेसर साहब के आने पर ही उसे मालूम हुआ कि विनय आकर चला गया। घबराकर आनंद अपने निवास की ओर तेजी से बढ़ा। उसे संदेह होने लगा कि शायद वह विनय से अब फिर न मिल पाएगा। संदेह सच निकला। कमरा खाली था, मेज पर एक लिफाफा पड़ा था। झपटकर आनंद ने उसे उठा लिया। देखा लिखावट विनय की थी। सांस रोककर उसने पढ़ना शुरू किया। भाई आनंद, जा रहा हूँ। जाते समय तुमसे न मिल सका, इससे मुझे दुख है। मेरी चिंता न करना, मैं सदा तुम्हारा मित्र हूँ और रहूँगा। मीरा की रक्षा भी भली भांति करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न होने देना। तुम्हारा अपना विनय। पत्र समाप्त होते ही आनंद को ऐसा लगा कि वह खड़ा न रह सकेगा। वह खाट पर गिर पड़ा और बालकों की भांति फूट फूट कर रोने लगा। न जाने कितनी देर तक वह ऐसे ही रोता रहा। बार बार उसके मस्तिष्क में यही प्रश्न उठता रहा, मीरा के लिए उसे कितना गहरा मूल्य चुकाना पड़ा है। उसका बचपन का साथी, छात्र जीवन की अंतिम घड़ियों का साथी, उसका बाल बंधु विनय आज उसे अकेला छोड़कर कहीं चला गया है। आज ही समझ पाया कि वह विनय को कितना प्यार करता था। न जाने किस अशुभ घड़ी में वह प्रोफेसर डे के घर गया था। वहाँ मीरा रूपी दीवार आकर दोनों मित्रों के बीच में खड़ी हो गई। वे इस प्रकार एक अनिश्चित अनजाने समय के लिए अलग हो गए। अगर उसे अभी विनय मिल जाए तो वह विनय से कहे, छोड़ो यह सब, मीरा का अब ध्यान भी न करेंगे हम लोग। अब तक जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। मीरा क्या, संसार की कोई भी शक्ति हम दोनों को अलग न कर सकेगी। किंतु ये विचार केवल विचार ही रह गए। जिस समय दुखित होकर आनंद इस प्रकार रो रहा था, उस समय विनय का विषाद से ओतप्रोत शरीर रेल पर बैठा हवा के साथ उड़ा जा रहा था। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, विनय कुछ न जानता था। वह तो केवल आनंद से दूर, मीरा से दूर किसी अनिश्चित स्थान में जा रहा था। जब तक वह अपने हृदय की सारी दुर्बलताओं को धोकर बहा न देगा, तब तक विनय ना तो मीरा से मिलेगा ना आनंद से। आनंद उसका मित्र है, मीरा आनंद की पत्नी। विनय दोनों की मंगल कामना करता है। मीरा और आनंद के विवाह को आज 5 साल हो गए। मीरा अब 2 संतानों की माँ है। पहला लड़का 3.5 साल का और दूसरा 1.5 साल का है। पिछले साल से इस छोटे से परिवार पर बड़ा ही भीषण आर्थिक संकट उपस्थित हो गया है। विवाह के समय आनंद को दहेज के तौर पर 10,000 रुपये प्रोफेसर डे से मिले थे, साथ ही रहने के लिए एक बंगला भी। किंतु पास में रुपया होने और कोई रोक टोक न होने के कारण फिजूल खर्ची होने लगी। आनंद की आदतें और भी बिगड़ गईं। परिणाम यह हुआ कि 5 साल में 5 रुपये भी शेष न रह सके। ईसाई माँ की बेटी से विवाह करने के कारण परिवार वालों ने आनंद का बहिष्कार कर दिया था। इधर 2 साल हुए, प्रोफेसर डे ने भी इस संसार को छोड़ दिया। मिसेस डे ने एक एंग्लो इंडियन से पुनर्विवाह कर लिया। इसलिए आनंद को आर्थिक सहायता कहीं से भी न मिल सकती थी। मीरा के जेवर, कीमती उपहारों को बेच बेच कर किसी प्रकार घर का काम चल रहा था। पहले प्रोफेसर डे के और मीरा के बहुत आग्रह करने पर भी आनंद वकालत करने को तैयार न हुआ था। अब मुश्किल थी फीस की। 150 रुपये कहाँ से लाए। नौकरी के लिए भी बहुत कोशिश की, पर कहीं ऐसी नौकरी न मिली जिसे वह अपनी मर्यादा के योग्य समझता। इस बीच उसमें दुर्व्यसन भी बढ़ चले थे। उसे शराब से वैसे भी घृणा न थी, पर अब ज्यों ज्यों दुर्दिन आते गए त्यों त्यों मध्य प्रेम बढ़ता गया। आर्थिक कठिनाइयों के साथ उसकी शराब की मात्रा भी बढ़ती गई। पहले वह रात को ही पीता था, अब तो 24 घंटे में से 1 घंटा भी ऐसा न था जो शराब पीने के लिए उपयुक्त न हो। हालत यहाँ तक बिगड़ी कि घर में स्त्री बच्चों के भोजन की व्यवस्था के पहले उसे बोतल की चाह लगी रहती थी।
कभी कभी दिन और रात वह न जाने कहाँ बिता देता और घर आने पर मीरा से रुपयों की फरमाइश करता। बात फरमाइश पर ही समाप्त न हो जाती, मारपीट गाली गलौज तक नौबत पहुंचती। लज्जा के मारे मीरा कुछ बोलती न थी। जब तक गहने या कोई बेचने वाला सामान उसके पास रहा तब तक वह देती रही, पर अब तो कुछ भी शेष न बचा था। यहाँ तक कि उसने अपनी कुछ कीमती साड़ियाँ भी आनंद को उठाकर दे दी। किंतु पीने के बाद तो आनंद की तृष्णा और भी बढ़ जाती थी। ना तो उसमें विवेक रह जाता था, ना बुद्धि। नशे में वह भूल जाता था कि मीरा कहाँ से पैसा ला सकती है। पैसों के लिए वह उसे डांटता, उससे लड़ता और कभी कभी बड़ी निर्दयता से मारता भी था। यह बात ना थी कि नशा उतरने पर उसे अपने इन नीच कृत्यों पर ग्लानि न हो। नशे में जो आनंद ज्वालामुखी बन जाता था, वही नशा उतरने पर मीरा से क्षमा मांगता, शराब न पीने का वादा करता और अपने वादे पर 2-4 दिन कायम भी रहता। परंतु हाथ में कुछ भी पैसा आया और आनंद फिर शराब का साथी और बाद में पशु से गया बीता हो जाता था। इधर कई दिनों से मीरा की अंगूठी पर, जो विनय ने उपहार स्वरूप दी थी, झगड़ा चल रहा था। आनंद अंगूठी बेचना चाहता था और मीरा उसे देना न चाहती थी। मीरा के जीवन की कटुता बढ़ाने में मिसेस डे का पुनर्विवाह एक नए अध्याय के रूप में खुल गया था। उसे बात बात पर आनंद ताने देता कि आखिर वह अपनी माँ की ही बेटी है। उन्होंने प्रोफेसर डे को मारकर दूसरी शादी कर ली, तुम भी मुझे मारकर वही करोगी। इसलिए अंगूठी पर तुम्हारा इतना मोह है, उसे देती नहीं। मीरा ने जबान पर ताला डाल रखा था, हृदय पत्थर का बना रखा था। सब कुछ सुनती, सब कुछ सहती, पर जवाब न देती। इसी अंगूठी के पीछे एक दिन आनंद झगड़कर चला गया। 2 दिन तक घर के छोटे छोटे बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखकर किस माँ का हृदय चूर चूर न होने लगेगा। मकान में नीचे कुछ किराएदार रहते थे। महीना पूरा होने को था। मीरा ने सोचा कि कुछ रुपए किराए के मांग लूं, पर जब खबर भेजी गई तो पता चला किराया आनंद पहले ही ले चुके हैं। विनय एक कॉलेज में गणित का प्रोफेसर हो गया था। इधर कई दिनों से उसकी अंतरात्मा अपने मित्र आनंद और मीरा से मिलने के लिए अकुला रही थी। वह अपनी दुर्बलताओं पर विजय पा चुका था, अतएव वह बिछड़े हुओं से मिलने चल पड़ा। मोटर से ही यात्रा करने का निश्चय किया। विवाह से पहले जो बंगला प्रोफेसर डे मीरा को देने वाले थे, वहां पहुंच गया। लोगों से उसे पता ज्ञात हो गया। उसने सोचा कि बिना सूचना दिए चुपके चुपके जाकर उन्हें आश्चर्य में डाल दूंगा। चोरों की तरह जीने से चढ़कर जब विनय ऊपर पहुंचा तो देखा कि छज्जे पर दोनों बच्चे बैठे हैं। देहरी पर जीने की तरफ पीठ किए मीरा बैठी है। सामने थोड़े से भुने हुए चने पड़े हैं, उन्हें छील छील कर बच्चों को खिला रही है। विनय स्तब्ध सा खड़ा रह गया। यह वही मीरा है और यह मेरे आनंद का निवास स्थान है। फिर उसने सोचा, मैंने गलती तो नहीं की। इतने में ही मीरा ने जो पीछे देखा तो खड़ी हो गई। स्वाभाविक हंसी के साथ बोली, मास्टर साहब आप हैं, आइए, बहुत दिनों बाद हम लोगों की याद आई। कुर्सी पर बैठते बैठते विनय ने पूछा, आनंद कहाँ है? मीरा क्या जवाब दे, उसका चेहरा सा उतर गया। अपनी फटी धोती संभालती हुई बोली, बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। ठहर कर उसने कहा, देखिए, मैंने आपकी अंगूठी कभी उंगली से नहीं निकाली, फिर भी आप हम लोगों को भूल गए। विनय ने पूछा, ये बच्चे तुम्हारे हैं? उसने सरसरी तौर से मकान के चारों ओर नजर डाली। मकान का पुराना वैभव जहां तहां अब मरणोन्मुख अवस्था में दृष्टिगोचर हो रहा था। भीषण दरिद्रता इन सब का उपहास करती हुई अट्टहास कर रही थी। इसी समय छोटे बच्चे के सामने का छिला हुआ चना खत्म हो गया और वह भूख के मारे चिल्लाने लगा। मीरा चने छील छील कर खिलाने लगी। बच्चे ने चने को फेंक दिए और दूध मांगा। मीरा आश्वासन दे सकी, दूध नहीं। बच्चा मचल पड़ा।
बड़े लड़के ने उसे समझाते हुए कहा, माँ को तंग ना करो, दूध नहीं है। विनय परिस्थिति समझ चुका था और जब उसने यह करुण दृश्य देखा तो अभी आधे घंटे में आता हूँ कहकर वह तेजी से सीढ़ी उतर बाजार की ओर बढ़ गया। विनय के जाने के कुछ समय पश्चात ही आनंद आया, शराब में झूमता हुआ उन्मत्त। उसने मीरा से खाना मांगा। बेचारी मीरा क्या देती, घर में कुछ था ही नहीं। विवेक तो दूर ही रहा, पर बुद्धि भी नशे में चूर हो जाती है। आनंद ने आव देखा न ताव, पास ही रखी कैंची उठाकर मीरा को मारी। कैंची मीरा के सिर में जोर से लगी, खून की धार बह चली। आनंद खाट पर गिरकर बड़बड़ाने लगा, दरिद्री घर की है ना, चने खाने को देती है, मैं घोड़ा हूँ जो चने खाऊंगा। उन्मत्त आनंद क्या जाने कि वे चने भी मीरा ने अपने 2 लालों की भूख शांत करने के लिए उधार लिए थे। विनय ने आकर दूसरा ही दृश्य देखा। खून से सनी मीरा बड़े बच्चे का हाथ पकड़े और छोटे को गोद में लिए एक तरफ खड़ी है। आनंद आंखें बंद किए खाट पर पड़ा बड़बड़ा रहा है। मिठाई और फलों की टोकरी विनय ने फर्श पर रखी। आवाज सुनकर आनंद ने आंखें खोली। विनय को देखते ही वह फट पड़ा। ओह, तुम हो विनय, तुम्ही ने इसका दिमाग बिगाड़ रखा है। चोरी से मिलने आते हो, शर्म लगती है मेरे सामने आने में। विनय ने देखा आनंद होश में नहीं है, आंखें आग उगल रही हैं। वह सामने से हट गया। आनंद ने बाज की तरह झपटकर विनय का गला पकड़ लिया और गुस्से में बोला, उसकी तो खोपड़ी फोड़ दी है, अब तुम्हें भी मजा चखाए देता हूँ। विनय ने किसी तरह अपने को उसके पंजे से छुड़ाया और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। आनंद, बात तो सुनो, उसने भारी आवाज में कहा। घायल शेर की भांति आनंद बोला, बात पीछे होगी, पहले यह लो खाने भर को, कहकर उसकी ओर झपटा। विनय सामने से हट गया। आनंद आवेग और नशे में अपने आप को न संभाल सका। छज्जे से नीचे वह सड़क पर जा गिरा। उसका सिर फट गया। बेहोश आनंद को उठाकर विनय और कुछ पड़ोसी ऊपर लाए। 6 घंटे के उपचार के बाद आनंद होश में आया। नशा काफूर हो चला था। विनय को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। विनय, क्षमा करो, गरीब मीरा को मैंने बहुत सताया। आनंद ने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखें क्षमा की प्रार्थना कर रही थीं। विनय कुछ न कह सका, आंखें भर आईं। आनंद ने अपने पुराने प्रेम में घुलकर कहा, छी विनय, रो मत, मेरा तो अंत ऐसा ही होने वाला था। शराब ने मुझे कहीं का न रखा। सब कुछ समझता हुआ भी मैं शराब पीना न छोड़ सका। विनय, थोड़ी ब्रांडी तो पिलाओ, मेरी शक्ति जीर्ण होती जा रही है, मुझे तुमसे बहुत बातें कहनी है। मीरा ने आनंद को थोड़ी सी ब्रांडी पिलाई। आनंद ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा जमीन में गड़ सी गई। उसने कहना शुरू किया, विनय भाई, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि मीरा को कोई कष्ट न होने पावे, परंतु मैं तुम्हारे अनुरोध की रक्षा न कर सका। आज मैं तुम्हें अपने दोनों बच्चे और मीरा को सौंपता हूँ। इन्होंने जीवन में बहुत कष्ट का अनुभव किया है। इन्हें किसी प्रकार का कष्ट अब ना होने देना। विश्वास दिलाओ तो मैं शांति से मर सकूंगा। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी, हाथ पैर ठंडे पड़ते जा रहे थे। वह स्थिर दृष्टि से विनय की ओर देख रहा था। विनय अपने आप को न संभाल सका। आनंद की छाती से लिपट कर रो पड़ा। आनंद, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना न जी सकूंगा, उसने सिसकते हुए कहा। आनंद की आंखें छलछला रही थी। जीना पड़ेगा तुम्हें विनय, मेरे बच्चों के लिए, मेरी मीरा। आनंद आगे कुछ न कह सका। पथराई हुई आंखों से गंगा बह गई। तो यह थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।